जय हिंद साथियों। आज हमारी क्लास मैं 9 तारीख को जो ले रहा हूँ, जितने भी हमारे 5, 6, 7, 8 फरवरी को जो भी साइकोलॉजी और धर्म संबंधित प्रश्न पूछे गए, उनको मैं एक 10 तारीख को अपने साथी का एक इंटरव्यू प्रैक्टिस करवा रहा था। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों को प्रश्नों के साथ साथ जवाब देने का प्रयत्न करूंगा। तो सभी लोग देखना कि कैसे कैसे 4 दिनों में साइको वाले प्रश्न पूछे गए। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ आइए। श्रीमान जी, सभी को मेरा प्रणाम। बैठ जाइए। धन्यवाद श्रीमान। अपना परिवार का परिचय बताते हुए अपना परिचय प्रस्तुत करिए। श्रीमान जी, मेरे कहाँ सामान पूजा पाठ होती है आपकी? श्रीमान जी, मैं अपने आगरा क्षेत्र में पूजा पाठ कराता हूँ। ये आपने बताया कि जो कर्मकांड का डिप्लोमा आप यहीं आसपास से करते थे, उत्तराखंड क्यों गए करने? श्रीमान जी, हमारे आगरा के पास कहीं नहीं कराया जाता है। या तो मध्य प्रदेश से हमें करना होता है या राजस्थान से, और उत्तर प्रदेश से यदि हम करते हैं तो वो वाराणसी से करना पड़ता है। तो इतना ही दूर होता और इतना ही दूर हमारे लिए उत्तराखंड में रहा। अच्छा, आपकी माताजी क्या करती हैं? श्रीमान, मेरी माताजी गृहिणी है इस समय। अच्छा, आपकी पत्नी क्या करती हैं? श्रीमान, मेरी पत्नी गृहिणी है इस समय। अच्छा, कहाँ तक शिक्षा ग्रहण की है? श्रीमान, मेरी पत्नी ने एमए तक की शिक्षा प्राप्त की है। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि आपने आगे की पढ़ाई अपनी पत्नी की रोक दी है? श्रीमान, ऐसा तो नहीं है। पढ़ाई जो है वो अपनी रुचि से होती है, और मेरी पत्नी ने प्रयास भी किए थे, लेकिन घर की अब जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई तो शायद उनकी रुचि कम हो गई, तो उन्होंने घर परिवार को संभालना अच्छा समझा। वर्तमान में सरकार महिलाओं को सहभागिता और शिक्षा के दौर में आगे बढ़ावा दे रही है। तो घर की जिम्मेवारियां आप संभाल के आप अपनी पत्नी को भी पढ़ा सकते थे, जो आप अभी वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं और नौकरी की, तो पत्नी भी कर सकती थी सर। श्रीमान, बिल्कुल ऐसा है, और मेरी पत्नी ने प्रयास भी किए थे, लेकिन वो प्रयास में असफल रही। तो उसके बाद उनको लगा कि आप कोई तैयारी कीजिए और मैं संभालती हूँ, क्योंकि दोनों में से किसी एक को घर भी देखना था और माता जी को भी देखना था। इस वजह से मैंने और मेरी पत्नी ने ये डिसाइड किया कि वो घर को संभालेंगे और मैं आजीविका के लिए आगे सोचूंगा। आप धर्मगुरु क्यों बनना चाहते हैं? श्रीमान, भारतीय सेना में धर्मगुरु का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है, और प्रत्येक भारतीय नागरिक का ये स्वप्न या महत्वाकांक्षा होती है कि वो भारतीय सेना में जाकर के अपनी सेवा और रक्षा दे। और सेना हमें ये विशिष्ट अवसर प्रदान करती है, क्योंकि मेरी जो शिक्षा है वो धर्म की शिक्षा है, इसलिए मैं धर्मगुरु बनना चाहता हूँ। आपको नहीं लगता कि आप 27-28 वर्ष के होने वाले हैं, बल्कि भारतीय सेना में 17 साल से आने का मौका है, भारत का सेवा और रक्षा करने का मौका दिया जाता है, तो ये नहीं लगता कि आप लेट हो गए हैं? जी श्रीमान, ऐसा है कि मेरी जो शिक्षा है वो धार्मिक शिक्षा है, और मैंने बचपन से मेरा जो माहौल था, वातावरण था मेरे पिताजी का और मेरी माता जी या गुरुजनों का, वो ऐसा ही रहा है। लेकिन मैंने प्रयास में नहीं कर पाया, क्योंकि मेरी शिक्षा धार्मिक थी। इसलिए नहीं, अगर मुझे प्रयास करने का मौका मिलता तो मैं एक सैनिक बन के भी आने का पूरा प्रयास करता और देश की सेवा करता। ये आपका कौन सा प्रयास है इंटरव्यू का? श्रीमान, ये मेरा पहला अटेम्प्ट है। इसके पहले भी कितनी बार प्रयास कर चुके हो सेना में आने का? श्रीमान, मैंने एक बार बहुत प्रयास किया था, और किसी कारणवश मैं प्रेजेंट नहीं हो पाया था। समय से मैं गेट में नहीं पहुंच पाया, तो मैं बाहर। अच्छा, चलो, यदि आप सेना में धर्मगुरु पद पर तैनात कर दिए जाते हैं और आपको रूस यूक्रेन युद्ध में भेजा जाता है, तो आप वहाँ शांति के लिए क्या कदम उठाएंगे? श्रीमान, यदि मुझे रूस और यूक्रेन भेजा जाता है, तो सबसे पहले मैं वहाँ जाता हूँ, तो मैं वहाँ अपने धर्मगुरु होने के नाते, क्योंकि धर्मगुरु का एक गुण होता है धैर्य का और साहस का, और धार्मिक जो ज्ञान होता है, धार्मिक के अंदर कौशल होते हैं, तो सबसे पहले अपने धर्म का परिचय देते हुए
अगर मुझे जिस देश में भेजा जाता है मैं उनको अवश्य समझाऊंगा, क्योंकि युद्ध जो है किसी देश की जो समस्या है उसका आखिरी हल होना चाहिए। तो मैं प्रयास करूंगा और शांति का वातावरण बनाऊंगा। जिस देश में भेजा जाएगा उसकी सरकार से और प्रशासन से मैं यही आग्रह करूंगा कि उसको वापस से सुलझाया जाए। अभी आपको पता है कि अमेरिका ने भारत के कुछ अवैध प्रवासियों को जंजीर में, पाँव में जंजीर, हाथों में हथकड़ी बांधकर वहां से भेजा है। तो आपको नहीं लगता कि भारत में भी ऐसा कोई प्रयास करना चाहिए भारत सरकार को कि जो भी यहाँ अवैध घुसपैठिए हैं तो उनको भी ऐसा व्यवहार उनके साथ भी करके उनके देश में भेजना चाहिए वापस? जी श्रीमान, अमेरिका ही नहीं किसी भी देश के अगर नागरिक यहाँ अवैध रूप से रह रहे हैं तो वो हमारे संविधान के खिलाफ है। तो उनके लिए कोई विशेष विचार सरकार को अवश्य करना चाहिए और एक बदले की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी देश की जो सुरक्षा होती है वो वैध नागरिक जो होते हैं उनके द्वारा ही होती है। अवैध जो नागरिक होते हैं तो उनके लिए शायद कहीं तक वो खतरा हो सकते हैं, तो सरकार को उसमें अपना। अभी वर्तमान में आपने कई ऐसी घटनाएं देखी होंगी जो धार्मिक अतिवादिता या धार्मिक कट्टरता की वजह से कई दंगे हुए हैं जिसमें कई भारतीय नागरिकों की मौत भी हो गई है। तो धार्मिक कट्टरता को आप किस नजरिए से देखते हैं? श्रीमान, धार्मिक कट्टरता जो है इसमें हिंसात्मक गतिविधि को यदि रूप मिल जाता है तो कट्टरता होनी चाहिए, लेकिन ऐसी कट्टरता नहीं होनी चाहिए जिससे कि किसी को परेशानी हो और ये हिंसात्मक रूप होता है। आखिर कट्टरता है क्या? कट्टरता श्रीमान अपने ही धर्म को या अपनी ही जाति को या अपनी ही संप्रदाय के हित को सर्वोपरि रखना ही कट्टरता हम कह सकते हैं। अच्छा, तो जाति में भी कट्टरता होती है? श्रीमान, बिल्कुल जाति में कट्टरता होती है। चलिएगा, आप यदि सेना में हैं तो आपको भारतीय सेना का या भारत का किसी विदेशी शत्रु से युद्ध चल रहा है, वहाँ पे आपके सैनिक हतोत्साहित हो रहे हैं, वो अपना युद्ध से पीछे हट रहे हैं, वहाँ आपकी तैनाती की गई है, तो आप क्या ऐसा प्रयत्न करेंगे कि वो पीछे ना हटे? बिल्कुल श्रीमान, सैनिक जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। मैं उनको उनके शौर्य की, उनके परिश्रम की याद दिलाऊंगा, सराहना करूंगा कि आपके शौर्य के, आपके परिश्रम का प्रत्येक भारतीय नागरिक ऋणी है। आप युद्ध से पीछे ना हटे। सैनिक का धर्म होता है कि अपनी जान को दांव पे लगा करके मातृभूमि की रक्षा करना, देश की रक्षा करना एक सैनिक के लिए राष्ट्र सबसे बड़ा है। हम आपको धर्मगुरु क्यों बनाए? श्रीमान, मेरी धार्मिक शिक्षा इसी पद को, इस पद की योग्यता के लिए जो भी धार्मिक शिक्षा मेरी जो है योग्यता जो धारण की गई है वो मैं धारण करता हूँ। और भारतीय सेना में वर्तमान परिस्थिति में यदि आप देखें तो सैनिकों की भावात्मक और शारीरिक जो समस्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, देखने को मिलती है। तो मैं एक धर्मगुरु के रूप में मैं उन सभी समस्याओं को समाधान करने में मैं सक्षम हूँ। आप यदि आपकी शादी हो चुकी है लेकिन आप जब अपनी कॉलेज की उम्र में थे या पढ़ाई में, तो उस समय आपका एक सहपाठी जो स्त्री महिला थी उससे आपने सारे संबंध और इस प्रेम या प्यार वाले संबंध स्थापित किए थे, लेकिन वर्तमान में उसकी शादी कहीं और, आपकी कहीं और हो गई है। वर्तमान स्थिति यह है कि उसकी शादी टूट गई, अब वो आपके पास आती है कि अब आपने हमारे साथ हर तरह से संबंध बनाए हैं तो आप हमसे शादी कर लें, तो इस स्थिति में फिर आप क्या कदम उठाएंगे? श्रीमान, सबसे पहला मेरा दायित्व ये होना चाहिए कि यदि मैंने उसके साथ अपने प्रेम प्रसंग या मैंने कुछ शारीरिक संबंध उससे बनाए हैं तो मुझे उसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये महिलाओं की नहीं, उसकी शादी उस स्थिति में वो अपनी मर्जी से हो गई थी, लेकिन वर्तमान में आपने जो संबंध स्थापित किए थे उसमें आप दबाव में हैं, क्योंकि यदि आप उसको साथ नहीं रखते हैं, यदि शादी नहीं करते हैं तो फिर वो आपसे एक कानूनी कार्रवाई कर सकती है। तो वर्तमान स्थिति में आप क्या करेंगे फिर? श्रीमान, मैं चाहूंगा, मेरे एजेंटों से वार्ता होती है तो मैं उसको यही बोलूंगा कि ये जो आप कर रहे हो तो अभी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आपको नहीं अभी प्रश्न नहीं पकड़े, चलो ठीक है। अब एक और, आप सेना में अभी वर्तमान में बहुत ऐसे देखे जा रहे हैं कि जो देश में हमारा सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है उसका सेना के सैनिकों पर भी प्रभाव है। यदि वहाँ आपसी सैनिक में दो सैनिक अलग अलग धर्म के लड़ रहे हैं
उनमें आपसी मतभेद है, वो एक जानकारी आपको पता लगती है, तो आप क्या प्रयास करेंगे उनके सुलझाने में? श्रीमान सबसे पहले जो हमारे सैनिक जो हैं उनको ट्रेनिंग के दौरान उनके जो कर्तव्य हैं वो बताए जाते हैं। कदाचित वो अपने कर्तव्यों से भटकते हैं, तो मेरा पहला दायित्व होगा कि उन सैनिकों की मैं मन स्थिति जानूंगा और मन स्थिति जानने के बाद में मैं तुरंत उसमें न्याय करूंगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो आध्यात्मिक भौतिक तरीके से भी मैं उनको समझाऊंगा और उनको बताऊंगा कि आपके लिए जो सबसे बड़ा धर्म है वो सैनिक धर्म है, राष्ट्र आपके लिए सर्वोपरि है। यदि आप ऐसा करते हैं तो समाज में इसका अच्छा परिणाम। चलिए ठीक है, ठीक है। एक आपके सीनियर सेना अधिकारी जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं सेना की, उसमें हेड है, जो भी सरकार के द्वारा वित्त या सहायता पहुंचाई जाती है उसमें वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये आपको जानकारी है। और इससे कई सैनिकों के हितों का सामान में ऐसी कई कमी की जा रही है जिससे भारतीय सेना कमजोर हो रही है, तो आप इस स्थिति में क्या कदम उठाएंगे? श्रीमान मेरा पहला दायित्व होगा मेरे जो अधिकारी हैं मैं उनको अवश्य बताऊं कि आप जो ये कर रहे हैं ये गलत है। यदि इसके बाद भी वो इसमें बदलाव नहीं करते हैं तो उच्च अधिकारी जो है मैं गोपनीय तरीके से उन तक ये अपनी मामला जो है उसको बताऊंगा और इस पर मैं प्रभावी कार्रवाई थोड़ा शब्द जोड़ो, अवगत कराऊंगा। अवगत करा करके मैं प्रभावी कार्रवाई अवश्य कराऊंगा। आपकी बीबी आई आपसे मिलने, वहाँ आप किसी बटालियन में पोस्टेड हैं, वहाँ आपका एक सैन्य अधिकारी है, बड़ा सुंदर लग रहा है और उसके तरफ आकर्षित हो गई है। आपको पता लगता है कि संबंध दोनों में स्थापित हो चुके हैं, तो आप इस स्थिति में क्या कदम उठाएंगे? श्रीमान सबसे पहले मेरा दायित्व ये होगा कि मैं कारण पता करूंगा, कहीं कोई ऐसा कारण तो नहीं है, कोई नैतिक अनैतिक कोई दबाव उसके ऊपर हो, कोई लालच हो या फिर कोई ब्लैकमेलिंग हो। यदि ऐसा होता है तो मैं उस पर कानूनी कार्रवाई करूंगा। चलो अभी थोड़ा पकड़े नहीं है। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर मैं चाहूंगा कि ये विवाह जो है एक पवित्र बंधन है और इसको वैध तरीके से अपनाया जाता। चलो रहना, एक आगे आपकी बच्ची है और वो किसी अन्य धर्म के लड़के से प्यार करती है, बालिक भी है, वो उसकी इच्छा है कि वो शादी करे, लेकिन उस लड़के के बारे में आपको ऐसी बुरी आदतों के बारे में पता है, लेकिन फिर भी आपकी बात नहीं मान रही है, उसका आखिरी फैसला है कि वो वहाँ शादी करे, तो इस स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे? श्रीमान वर्तमान अगर ऐसी स्थिति बनती है तो मैं सबसे पहले अपनी बच्ची को मैं समझाऊंगा एक खास नागरिक के हिसाब से, और क्योंकि वो बालिक है और लड़का भी बालिक है, उनको स्वतंत्रता है पूरी, तो अगर वो विवाह संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो आपका जो ये पांडित्य कर्म है, आपका पूरी आजीविका उसी पर टिकी है। यदि आपकी बच्ची किसी अन्य धर्म के साथ शादी करती है तो फिर आपको नहीं लगता कि फिर आपकी आर्थिक स्थिति या आजीविका बिगड़ जाएगी, फिर आपका खर्च कैसे चलेगा? हाँ श्रीमान ये बात बिल्कुल है, तो मैं प्रयास करूंगा कि पहले तो मैं ये ऐसा ना हो, क्योंकि अगर उससे समाज में अगर गलत दुष्परिणाम जाते हैं तो ये ठीक नहीं होगा। आप भी नहीं पकड़े हो, थोड़ा प्रश्न समझने की कोशिश करो इसकी, ठीक। चलो अब एक आखिरी प्रश्न, यदि हम आपको धर्मगुरु ना बनाएं तो फिर आप क्या करेंगे? श्रीमान प्रत्येक भारतीय नागरिक की महत्वाकांक्षा होती है कि वो देश में अपनी सेवा और रक्षा करे सेना के लिए, और सेना हमें ये अवसर प्रदान करती है, तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात होती है। लेकिन यदि मुझे ऐसा मौका नहीं मिलता है, जितनी निष्ठा से, जितनी लगन से और जितनी संघर्ष से मैंने इस आगे देश में पद की मैंने तैयारी की है, ठीक उसी प्रकार मैं समाज में रह करके समाज की सेवा कर सकता। अपनी काफ़ी टाइम से आप प्रश्न समझ नहीं पा रहे हैं, तो अपनी कमी और खूबियों के बारे में बताओ, क्या लगता है कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्या खूबियाँ हैं? श्रीमान वर्तमान में बात करें तो मुझे अभी कोई खूबी तो मेरे अंदर है, लेकिन कोई कमी मुझे महसूस नहीं हुई है। यदि आपको ऐसा लगता है श्रीमान तो आप मुझे बताएं और मैं अवश्य। नहीं, लगता नहीं है कि अभी इतने सारे प्रश्नों के जवाब नहीं दे रहे हो, सारे गलत दे रहे हो, फिर भी कमी नहीं आ रही है समझ में? श्रीमान बिल्कुल तो कोई नहीं है
और कुछ मेरी गलतियां। यहाँ सर, यहाँ उत्तर ये देना है कि मैं बोल रहा हूँ गलत, जरूरी थोड़ी है कि वो गलत है। मैं तुम्हारा आत्मविश्वास हटाने के लिए ये बोला हूँ। मैंने जो दिए हैं मुझे लगता है श्रीमान वो जवाब सही है। यहाँ आत्मविश्वास थोड़ी खोना है, सामने वाला कितना ही बहाए बिल्कुल नहीं जाना है किसी तरह। ठीक है हाँ। श्रीमान, मुझे लगता है कि मैंने जो प्रश्नों के उत्तर दिए हैं वो बिल्कुल मैंने सही दिए। ठीक है, ये मुझे विश्वास है। ये थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं करना। वहां क्या होता है कि इंटरव्यू पैनल में यही खाज है, आपको पहले वो एक चक्रव्यूह में फंसाएंगे, फिर आपको भावनात्मक कनेक्ट कर लेंगे सारे लोग, ठीक है, और फिर वो गलत उत्तर प्रस्तुत करवाएंगे जबरदस्ती। वही सिलेक्शन की समस्याएं हो रही है। एक बात ध्यान से समझ लेना, वहां 20% बच्चे वो बाहर हो जाएंगे जिनका सबसे अच्छा उत्तर वो अंदर आने के, बैठने की और बात में ईमानदारी और झूठ ये पकड़ा जाए। 20% होंगे और 20% वो होंगे जिनको धर्म का ज्ञान नहीं है, और 20% वो होंगे जो साइको के उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, और 5 और 6% वो होंगे जो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है इस तीनों चीजें। फिर वो जो 30-32% बचेंगे वही बचेंगे सब बच के। तो सबसे पहले तो ये याद रखो कि प्रश्न पकड़ना है कि आखिर ये हमसे पूछ क्या रहे हैं। यदि आपकी शादी आपकी एक निचली दलित लड़की से आपको प्यार हो गया और आपकी करवाई जाए और आप पांडित कर्म में भी हैं तो आप करेंगे? श्रीमान, एक बार आप दोहराएंगे? ये आपको यदि किसी दलित बच्ची से आपका इसमें प्यार संबंध है, वो आपकी इच्छा है कि आपको शादी, मतलब आपकी इच्छा है कि मैं शादी करूं, लेकिन आपके घर वाले हैं, उनकी सीधी आपको धमकी है कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा और संपत्ति में कोई भी हिस्सा नहीं दिया जाएगा, और साथ में यदि आप ऐसा करते हैं तो जो आपकी आजीविका भी कर्मकांड संबंधी जो भी चल रही है फिर उसमें भी ग्रहण लगने की पूर्ण संभावना है। अब आप इस स्थिति में क्या कदम उठाएंगे? श्रीमान, सबसे पहले तो मुझे ऐसी स्थिति नहीं बनानी चाहिए। ये बन जाती है, आप कह रहे हैं बन जाती है। अरे उनका यार प्रश्न क्रॉस ना करो, ये बात बिल्कुल याद रखना। श्रीमान, ऐसी स्थिति बनती है तो उनका कट नहीं करना है, उन्हें पता है, तो जानते हो कि ऐसा होना नहीं है। स्थिति को सुलझाओ। तुम समस्याएं क्या हो रही हैं धर्मगुरु में कि एक तो समझते नहीं है, और जैसे थोड़ा मोड़ा समझे तो उनका कटिंग करने लग जाती है प्रश्नों का, यही उनको बात बुरी लगती है। तो कट ना करो, जो स्थिति मैंने बताई वो बताओ कि आप आजीविका से कैसे निपटेंगे, अंतर जातीय विवाह से कैसे निपटेंगे, आपको घर से निष्कासित कर दिया जाएगा, कोई संपत्ति नहीं दी जाएगी। अब आपकी भूमिका क्या निभाओगे? आप सैनिक यदि बन जाते हो तो सैनिक का दुरुपयोग करोगे शक्ति का, कि नागरिक बनते हो तो नागरिक का कर्तव्य निभा पाओगे कि नहीं निभा पाओगे, या अपने वो साथी का कर्तव्य निभा पाओगे कि नहीं निभा पाओगे? इसमें स्थितियां निकलती हैं, ठीक है।